अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मौजूदा हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया और इस सिलसिले में हुकूमत मुख्तलिफ अखबारात में उन्होंने अपने इश्तिहार शाया किए मुआशी कारकर्दगी के हवाले से, और जिसमें सबसे पहले जो बात की गई वो इन्फ्लेशन के हवाले से तस्करा किया गया कि अफरात ज़र या महंगाई जो है वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड इसमें कमी हुई है, सिंगल डिजिट में आ चुकी है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स में इजाफे की नवीद भी सुनाई गई, तजारती खसारे में वाज़े कमी की बात भी हुई, रेमिटेंसेस में बहुत इजाफा, बेहतरीन किस्म का इजाफा हुआ है। और ज़ाहिर है कि इसको हम पॉलिटिकल साइड से भी लेते हैं क्योंकि अपोजिशन की जो एक मखसूस जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इस वक्त चाहती है कि जनाब जो डायस्पोरा है पाकिस्तान के वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ना भेजें। बहरहाल रेमिटेंसेस में 33.6% इजाफा हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो $9 अरब से बढ़कर 14.6 अरब डॉलर हो गए। और साथ ही साथ RDA यानी रोशन डिजिटल अकाउंट, उसके अंदर बड़ा जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो देखा जा रहा है, जो बड़ी अच्छी चीज़। हुकूमत बिल्कुल सही क्लेम इसके ऊपर करती है। वो हम भी कहेंगे कि 22% जो बुनियादी शरह सूद थी, पॉलिसी रेट था, वो कम होकर अब 12% के ऊपर आ चुका है। और जाहिर है कि फिर स्टॉक मार्केट के हवाले से भी बात की जाती है कि ऑल टाइम हाई इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, वो भी इस हुकूमत के दौर में हुई। लेकिन बुनियादी जो एक समझ लिए सवाल ये है कि जनाब क्या ये इशारे जो हैं, ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये रिलेट कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी की जो इस वक्त हालत है, जो महंगाई कमर टूट चुकी है, तो हकीकत क्या है, इसका हम आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि जनाब हुकूमत की इन कामयाबियों को मौलाना फजलुर रहमान साहब किस नज़र से देखते हैं। पहले इसके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं। ये जो आए दिन के रोज़मर्रा के इशारात, ये कभी चढ़ते हैं तो कभी गिरते हैं। मैं समझता हूँ कि आइंदा साल GDP भी कम होगा और आइंदा साल तक रुपए की कदर भी और गिरेगी और महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। मौलाना साहब ने कहा कि ये इशारे जो हैं, इंडिकेटर्स, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन फॉर श्योर उन्होंने ये बात की कि हालात इतने बेहतर नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। डॉक्टर कैसर बंगाली, माहिर मुआशियात, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो एक एरियल व्यू अगर इकॉनमी का लें और जिस तरीके से हुकूमत जो है इन तमाम चीज़ों का क्रेडिट ले रही है, हालात क्या हैं? क्या ये सही डेफिनेशन है इकॉनमी की, इकॉनमी को डिस्क्राइब करने की, या और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे आप समझते हैं कि जनाब ये वो कुलिये हैं जिनके ऊपर अगर कोई हुकूमत मजबूत साइड पे है इकॉनमी, तो फिर हम समझते हैं कि मुल्क आगे बढ़ रहा है? डॉक्टर साहब। शुक्रिया इमरान। इससे पहले कि आपके सवालात पे आए, मैं हुकूमत से एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके ज़रिए और आज टीवी के ज़रिए। ये जो एक एडवर्टीजमेंट ब्लिट्स है, जो इश्तिहारात छपे हैं फुल पेज, कवर पेज पे भी और भी मीडिया पे भी, उसमें टोटल कितना खर्चा आया है ज़रा हुकूमत बता दे, पार्लियामेंट में बता दे कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या आई है। अच्छा, आपके सवाल की तरफ चलते हैं। मैं स्टेटमेंट पहले ये देता चलूँ कि इकॉनमी हमारी 4-5 साल से बैंकरप्ट हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। हम गुजारा कर रहे हैं इसलिए कि कर्ज़े मिलते रहे हैं। जहाँ कर्ज़े में मिलने में कमी होगी, हम मजबूर होंगे कि दिवालिया डिक्लेयर करें। लेकिन सर एक सेकेंड जरा, मैं चाहूंगा कि इसमें जरा ऐड कीजिएगा। जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी तो रेटिंग एजेंसीज ने बेहतर की है, मूडीज ने की है, S&P ने की है, इसके अलावा फिच ने की है। तो ये पहले बताइएगा, ये क्रेडिट रेटिंग, ये कर्ज लेने की सलाहियत, कर्ज की अदायगी की सलाहियत है खाली, इससे क्या कहना हुआ इसका? ये रेटिंग मेजर करने के जो उनके तरीके हैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स है, और वो एक ब्लाइंड कैलकुलेशन है जिससे ये करते हैं। और मेरा वैसे ये दावा रहा है पिछले 15 साल से कम कि इस रेटिंग में सियासत मौजूद है, चूँकि 2013 से 2018 तक भी हमारी रेटिंग अच्छी दिखाते रहे हैं वो, और उसके बाद इकॉनमी
बैठ गई। ठीक है, आपने बहुत सारे, ये हुकूमत ने बहुत सारे आदाद और शुमार पेश किए हैं कामयाबी के। इसमें एक बात यह है कि आदाद और शुमार ऊपर नीचे होते रहते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन 1 साल की कारकर्दगी या 2 साल की कारकर्दगी के बुनियाद पे हम उस पर कोई फैसला नहीं कर सकते। अगर ये जो एक्सपोर्ट्स है, अफराद ज़र है, हुकूमत के रेवेन्यू है, ये सारे अगर 3 साल कम से कम मुस्तकिल मुस्बत रहे, 3 से 5 साल हम कहते हैं, लेकिन 3 साल भी अगर रह जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि मईशत जो है वो कुछ जान दिखा रही है। क्योंकि 1 साल का मतलब ये कि अगले साल ये बदल सकता है। और मेरी एक रिपोर्ट है 1990 से 2015 तक का, मैंने तमाम डेटा को एक जगह रखा और उसके ग्राफ्स बनाए हैं। एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में कोई ऐसा क्रॉप नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो 2 साल मुसलसल अच्छी कारकर्दगी शो करते हो। एग्रीकल्चर में तो 1 साल बम्पर क्रॉप होता, अगले साल नेगेटिव हो जाता उसी क्रॉप का। तो ये तरक्की ऐसे नहीं होती। इनकी ये जो तरक्की की बात कर रहे हैं, ये आज नहीं कर रहे हैं। शौकत अजीज भी ये करते थे। कोई 1 साल अच्छी परफॉर्मेंस हुई 2 सेक्टर की, 4 सेक्टर की, उसने फौरन फैसला दे दिया कि स्टेलर ग्रोथ है, टाइगर इकोनॉमी बन गए हम। किधर गई वो टाइगर इकोनॉमी और किधर गई वो स्टेलर ग्रोथ? आज हम ज़्यादा कमज़ोर है 2005 के या 2006 के। ये सिर्फ नारे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और हकीकत जो है लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पे होती है। जो परचेजिंग पावर है पिछले 5 साल में 1/3 कम हुआ है फिक्स्ड इनकम ग्रुप का। जो लो इनकम ग्रुप है उनका वैसे ही उनकी तनख्वाह पे गुजारा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें उसे छोड़नी होती है, अहम खाने की चीज़ें, दवाइयाँ छोड़नी होती है। और हमारे जो रिसर्च, मेरी रिसर्च की जो डेटा है, घरेलू हाउस होल्ड डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उसमें एक बात बार बार वाज़े आई है, औरतें दवाई नहीं लेती अपनी ज़रूरत की दवाई, इसलिए कि वो कहती दवाई हम खाएंगे तो बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। यानी अगर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो वो दवाई नहीं खाती है। ये बार बार पिछले 15 साल से ये सर्वे में आ रहा है। तो अगर इस वक्त 30% क़ुव्वत ख़रीद उन ख़ानदानों की कम हुई है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हुआ है। उनको इन आदाद और शुमार ये जो आदाद आ रहे हैं आजकल, इनसे कोई इत्मीनान नहीं होगा या उनके घरेलू हालात नहीं बदल रहे हैं। ठीक सर, जो ग्रोथ की बात की जा रही है, माइंडेड के हम इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर है और हमने हमेशा से ये पढ़ा है और सुना है कि जनाब आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर ग्रोथ आप बिल्कुल साइड में रख देते हैं, पहले आप ऑस्टेरिटी की तरफ आते हैं या आप स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहते हुए और ग्रोथ की बात करना, ये आपको समझ में आ रहा है? देखिए, अगर ग्रोथ हो रही है तो बात करनी चाहिए, लेकिन ग्रोथ हमें सिर्फ देखनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में और एग्रीकल्चर में। हाँ। ये दो सेक्टर्स हैं जो पैर है जिस पे मईशत खड़ी होती है। और सेक्टर्स में आप ग्रोथ दिखा दें और जीडीपी को आप ऊपर कर दें तो ये ग्रोथ नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। एग्रीकल्चर में बहुत बुरा हाल है। कॉटन तो इस वक्त मेरा ख्याल है क्राइसिस में है। तो ग्रोथ कहाँ से हो रही है? ठीक। एंड व्हाट अबाउट दिस इन्फ्लेशन जिसकी बात की जा रही है कि तकरीबन 6-6.5 साल की कम तरीन सतह पे इस वक्त आ गई है। तो एक तो बदल थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा, अफरात ज़रिए महंगाई में कमी है या महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उसमें कमी है? तो एक्चुअल हुआ क्या इसमें है, हुआ क्या है? जी, अफरात ज़र की शरह जो है ये एक रेट है। पहले अगर 100 रुपये एक कीमत थी किसी चीज़ की और 110 हो गई तो अफरात ज़र 10% है। लेकिन अब अगर आप 5 रुपया बढ़ती है तो अफरात ज़र कम हो गया, लेकिन जो 110 रुपया है वो तो 110 ही रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। आप देखें कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, डीजल की,
तो बस वाले किराया बढ़ा देते हैं, लेकिन जब आप कीमत गिराते हैं तो वो किराया नहीं गिरता, किराया वही रहता है। हाँ। सिर्फ ये है कि मजीद नहीं बढ़ता। लेकिन इस वक्त जो कमी दिखा रहे हैं, ये तो हमें मेरा ख्याल है 2 साल के बाद हम इस पे जजमेंट दे पाएंगे। 2 साल के बाद इसलिए कि डेटा आने दे पूरा, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि अफरात ज़र की में इजाफा या कमी जो है उसके रूट्स क्या है, कहाँ से आया है। अफरात ज़र 2 जगह से होता है, सप्लाई साइड, डिमांड साइड। सप्लाई साइड का मतलब ये है कि किसी चीज़ को बनाने की कीमत ही बढ़ गई तो उसकी सार्फिन के लिए कीमत भी बढ़ा देंगे, वो सप्लाई साइड है। डिमांड साइड ये है कि लोगों के पास पैसा बहुत है तो वो लोग खर्च करते हैं। रिवर्स में भी ये दोनों चीज़ें हैं। इस वक्त हमारा अंदाज़ा है कि जो कीमत में कमी आई है, कीमतों में, वो लोगों की परचेजिंग पावर, कुव्वत ख़रीद तकरीबन ख़त्म हो गई है। जैसे बताया गया पहले कि 5 साल में 30% परचेजिंग पावर सबसे गरीब तरीन ख़ानदान जो है, पुअर जो है, उनकी हुई है। तो उसने तो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करना ही छोड़ दी। जो जब तलब ख़त्म हो जाएगी किसी चीज़ की तो कीमतें तो गिरनी है। तो ये जो हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इस इन्फ्लेशन की डिक्लाइन को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। यानी आम फहम में सर ऐसे कह लें कि चीजें इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी की दस्तरस से बाहर, और जब दस्तरस से बाहर हो गई तो उनकी कीमतों में कमी हो गई। लेकिन जाहिर है कि ये एक बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट है इस वक्त इस इकॉनमी का, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर बंगाली साहब। कुछ और भी चीजें हैं, मुआशी आदाद-ओ-शुमार हैं, इशारिये हैं, इंडिकेटर्स हैं, जिन पर मैं चाहूंगा कि उनसे हम बात करें। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर कैसर बंगाली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इन्फ्लेशन के हवाले से, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कर्टेल हो गई है। जो इस वक्त मौजूदा हम अफरात ज़र या इन्फ्लेशन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 6.5 साल की एक लोएस्ट लेवल के ऊपर है, इसका फ़ायदा कुछ हुआ? देखिए, जो गरीब तबका है उसको तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने जो ख़रीदनी ही बंद कर दी है, उसकी अगर कीमत में इजाफा होगा तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये उस लिहाज से है। लेकिन अगर ये अफरात ज़र की शरह जो कम है, ये 3 साल तक अगर बरकरार रहता है, 3 साल तक, तब जाके फ़ायदा होगा, तब जाके इसका इम्पैक्ट होगा लोगों के कुव्वत ख़रीद में। ठीक, यानी इस हुकूमत को इसी पॉलिसीज के साथ कंटिन्यूशन, या कोई और भी हुकूमत हो, पॉलिसीज यही रहे और कंटिन्यूशन हो 2-3 साल तक, तो फिर हम समझते हैं कि जनाब थोड़ी बहुत बेहतरी, या कम से कम वो एक राइट डायरेक्शन जो है वो सामने आ जाएगी। व्हाट अबाउट पॉलिसी डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट पॉलिसी रेट? क्योंकि ये नहीं कह, आप अगर यही पॉलिसी रही अफराद ज़र को कम रखने की, अगर अफराद ज़र की कमी कुव्वत ख़रीद को कत्ल करके हासिल करना है तो ये पॉलिसी बरकरार नहीं होनी चाहिए। अफराद ज़र की कमी होनी चाहिए। सप्लाई साइड से रिडक्शन में हुकूमत टैक्स कम करे, बिजली की कीमत कम करे, गैस की कीमत कम करे, ताकि जो कारखाने और जो खेत चीज़ें बनाते हैं वो कम कीमत पे बनाए और कम कीमत पे बेचे। ये तरीका है अफराद ज़र को कम करने का। तो सर इस साइड पे तो हम कोई ऐसी प्रोडक्टिव हम चीज़ नहीं देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है, सैलरीड क्लास, वो इस वक्त बुरी तरीके से फंस चुकी है, पिस चुकी है। फिर आपके यहाँ जो प्रोडक्शन किसी भी के हवाले से कहें कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इंतहाई महंगी है। ये तो बुनियादी असल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो इन एरियाज के अंदर आने थे, बाकी तो सब वैसे ही है जैसे चल रहा है। जी, बाकी जिसको हम अंग्रेजी में हॉट एयर कहते हैं, ये गर्म हवा चलाते हैं, बलून बड़ा हो जाता है, ये कहते हैं कि देखो जी बलून बड़ा हो गया, मईशत भी अच्छी हो गई। लेकिन जो बुनियादी रिफॉर्म्स हैं उस पर तो आए ही नहीं है। लोगों के पास इस वक्त 3 वक्त क्या 2 वक्त के खाने के भी नहीं है, 1 वक्त का भी नहीं है। हम एक ऐसी फैमिली से वास्ता पड़ा है, ये घर में काम करती है खातून, वो कहती है मैंने तो खाना खाना ही छोड़ दिया है, पापे खा लेती है बस और चाय पी लेती है। कहती है मेरे बच्चे क्या खाएंगे अगर मैं खाऊंगी तो। ये कल की बात है।
ये इस हाल पे हमें हमारी आवाम को छोड़ा है हुकूमतों ने। ठीक, लेकिन जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट, शरह सूद, बुनियादी शरह सूद 22-23% से नीचे अगर 12% के ऊपर आ जाती है तो एक इंडिकेटर ये होता है कि आपकी रियल इकॉनमी जो है वो ग्रो करेगी, आपका प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक जो है वो बढ़ेगा, एक्सपेंशन की तरफ आएंगी। फिर वही सनतें जो हैं, वही सेक्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जहां पे हाईएस्ट लेवल के ऊपर मार्केट है। तो इस इक़दाम को किस तरह से देख रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, इसमें भी ये कि अगर इन्वेस्टर को ये यकीन हो कि ये लो रेट जो है इस वक्त 12%, ये कम से कम 3-4-5 साल रहेगा, तब तो वो इन्वेस्ट करेंगे। वरना तो आज उन्होंने इन्वेस्ट किया, अगले साल रेट बढ़ गया तो उनकी तो सारी कैलकुलेशन ख़राब हो गई। दूसरी बात ये है कि बैंक्स तो अब इन्वेस्टमेंट के लिए लोन देते ही नहीं है। और ये आप ही के अखबार में, बिजनेस रिकॉर्डर में खबर थी कि बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस और इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस में कोई अब ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इंडस्ट्री को तो लोन दे नहीं रही है, वो तो सिर्फ हुकूमत को लोन दे रही है। तो इंटरेस्ट रेट कम करने से तो फायदा हुकूमत को होगा, लेकिन इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा जब लोन ही नहीं दे रहे हैं आप इंडस्ट्री को? नहीं, एक फायदा तो हुकूमत को ये होगा ना कि सबसे बड़ी बोरोवर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो उसके कर्जों की अदायगी, उसके ऊपर सूद जो है वो कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या आप समझ रहे हैं कि अभी भी बैंकों के लिए गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना उतना लुक्रेटिव है, इतना बिजनेस है कि वो प्राइवेट सेक्टर को ना दें बल्कि गवर्नमेंट को ही खाली दें? अब तो पॉलिसी रेट काफी नीचे आ गया, अब तो शायद मेरे ख्याल से उनके लिए इतना चार्म नहीं है इसके अंदर। जी, कुछ एडजस्टमेंट होगी, लेकिन बात यह कि मैं ये बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, 1993 से आज तक पॉलिसी रेट जो है वो मईशत को बेहतर करने के लिए नहीं बनाई जाती है, ये बैंकिंग सेक्टर के मुनाफे बढ़ाने के लिए बढ़ाई जाती है। और अभी भी वो खेल चल रहा है। तो पॉलिसी रेट का कोई ताल्लुक नहीं है मईशत से। देखें, जिस वक्त जब इन्होंने पॉलिसी रेट 22% किया था तो एक बहस हुई थी मेरी डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक से। एक सेमिनार में कराची में मैंने कहा, जी ये इन्फ्लेशन जो है ये सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है, तो आप डिमांड साइड की दवाई क्यों दे रहे हैं? आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ सप्लाई साइड वेरिएबल। तो उन्होंने प्राइवेटली अग्री किया मुझसे बाद में। तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का उस वक्त जवाज कोई नहीं था, इतना अरसा इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट रेट रखा, कोई जवाज नहीं था। इसमें जो इंटरनेशनल मनी मैनिपुलेटर्स हैं जो सट्टेबाजी करते हैं मनी मार्केट में, वो और मुल्कों से सस्ता कर्जा लेकर हमारे यहाँ कर्जा डिपॉजिट करके मुनाफा कमाते हैं, और फिर जब इंटरेस्ट रेट गिरने का वक्त आता है ये लेके चले जाते हैं अपना सरमाया। इसका भी एविडेंस है। अभी ये तो हमने देखा था सर बाहर गया। सर खान साहब के दौर में जो हॉट मनी पाकिस्तान में जिस तरह से आ रही थी, फिर उसके बाद वो जैसे वाइप ऑफ हुई, वो भी हमने देखा। अब ये बताइए रेमिटेंसेस के हवाले से ऐसा क्या है कि जनाब 33% जो है रेमिटेंसेस प्लस है, बावजूद इसके कि एक बाकायदा कैंपेन भी इसके हवाले से चलाई गई कि रेमिटेंस ना भेजी जाए, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, महदूद किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में डॉलर्स जो हैं वो जो हमारे समंदर पार पाकिस्तानी है वो पहले से ज्यादा भेज रहे हैं। ये फिनोमिना क्या है? ये देखना पड़ेगा। ये जो दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो ये है कि किन मुल्कों से पैसे आ रहे हैं और किस मिकदार में आ रहे हैं। क्या ये छोटे जो हमारे अर्नर्स हैं वहां पर वो 1000-2000 रियाल भेज रहे हैं, या कहीं से एक साथ 1 लाख सर रियाल आ रहे हैं? मेरे ख्याल से आप फेयर एंड लवली की बात कर रहे हैं कि राउटिंग होके यही डॉलर्स जो है घूम के आ रहे हैं, पाकिस्तान में करप्शन का पैसा बाहर से घूम के आ रहा है। जी, ये होता रहा है, पहले ये हुआ है, ये पहले भी हुआ है। तो हमें इस पे कोई जजमेंट देने से पहले हमें देखना इस रेमिटेंस के जो का ब्रेकअप करना पड़ेगा बाय सोर्स एंड बाय अमाउंट, और फिर हम जजमेंट दे सकते हैं कि ये एक्चुअल रेमिटेंस है जो लोगों के पसीने की कमाई है, या ये सर्कुलर फ्लो है पैसों का जो लोग इससे भी मुनाफा कमाते हैं। ठीक,
आगे बढ़ते हैं सर। अब ज़ाहिर है कि एक्सचेंज रेट हमने देखा कि काफ़ी अरसे से एक ये जो बात हो रही थी डॉलर 300 प्लस चला जाएगा, 325 चला जाएगा, और वो उस वक्त जब डिफ़ॉल्ट की रही थी, लेकिन काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि वो 270 280 के ऊपर 3 जो है उसको रोका हुआ है। किस तरह से आपको लग रहा है एक्सचेंज रेट जो पॉलिसी है हमारी सेंट्रल बैंक, और ये आप समझ लें कि मॉनेटरी साइड पे ये जो पॉलिसी है कितना ये काम कर रही है सही? लेकिन अभी भी खबर थी कि स्टेट बैंक ने बहुत ज़्यादा डॉलर खरीदा है मार्केट से। हाँ। तो ये आप अगर डॉलर को मैनेज करना चाहेंगे तो रखें। शौकत अजीज के ज़माने में 152 पे उन्होंने रोक के रखा था। हाँ। लेकिन ये मसनूई था, आज भी मसनूई है। अगर आप डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेट मार्केट के तहत करना चाहें तो मेरा ख्याल में ओवरनाइट ये 350 रुपये का हो जाएगा। लेकिन जो अगर पॉलिसी है कि इसको नहीं होने देना, इससे दो नुकसानात हैं। एक तो ये है कि इंपोर्ट्स इनकरेज होते हैं चूँकि इंपोर्ट सस्ते रहते हैं, और एक्सपोर्ट डिस्करेज होते हैं चूँकि जब आपका डॉलर 300 के बजाय 250 होगा तो उतने कम पैसे मिलेंगे, तो एक्सपोर्ट डिस्करेज होता है। हाँ। जो पॉलिसी रही है पिछले कई सालों से, शायद 30 साल से, कि डॉलर के रुपये रेट को कांस्टेंट रखना है, ये एक सियासी फैसला है जिससे मईशत को नुकसान होता है। ठीक सर, बिल्कुल लास्ट में कमेंट आपका चाहूंगा कि हुकूमत बावजूद तमाम तर कोशिशों के इस वक्त होलसेल और रिटेलर्स जो है इनको टैक्स नेट के अंदर नहीं लेकर आ पा रही। कितना है हुकूमत की इस वक्त इसके ऊपर कमिटमेंट तो है लेकिन कर नहीं पा रही। इस वक्त मईशत इतनी कमज़ोर है कि टैक्स देने की गुंजाइश नहीं है। जिस बिजनेस को, जिस सेक्टर को आप टैक्स करते हैं वो बैठ जाता है, बंद हो जाता है। इस वक्त टैक्स पेडल से पैर हटाने की ज़रूरत है, और जो खसारा है वो सिर्फ अखराजात से कम करें। अखराजात कम करने के कोई आसार कहीं नज़र नहीं आते हमें। तो ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे। आदाद व शुमार ये अच्छे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें भी आता है बुरे हालात को भी अच्छे आदाद व शुमार में पेश करना, ये हम जानते हैं कैसे हो सकता है। लेकिन इससे मईशत मुस्तहकम नहीं होगी, अवाम की जो हालात हैं वो बेहतर नहीं होंगे। और अलमिया ये रहा है कि हर दौर में इस तरह के चीज़ें जो हैं वो सामने रखी गई हैं, आदाद शुमार को ऐसा बना के पेश किया गया है कि वाकई ऐसा लगे कि इस वक्त या उस वक्त जो है वो दूध की नहरें जो है वो बह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कैसर बंगाली। अब हुकूमत का इसमें क्या मौक़िफ़ है, किस तरह से मईशत को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये भी हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर खुर्रम शहजाद। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत का पहला साल और मुआशी कारकर्दगी और मुआशी कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए हैं। कम अज़ कम जो इश्तिहारात हैं उनसे तो हमें यही पता लग रहा है। अब ये बताइए कि अफरात ज़र की शरह की जो बात की जा रही है तकरीबन 6.5 साल की कम तरीन सतह और सिंगल डिजिट में, मेरे भाई इस तमाम चीज़ों का एक आम पाकिस्तानी की क़ुव्वत ख़रीद पर क्या असर पड़ा, उसके लिए कितना रिलीफ उसको मिला है, ये मुझे बता दें। जी बहुत शुक्रिया इमरान, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो महंगाई की शरह है वो जो है इनफैक्ट 9-9.5 साल की जो है वो लोवेस्ट पे है इस वक्त। 2015 में रिकॉर्ड की गई थी 2.5% की शरह, तो अब जो है तकरीबन 2.4% की, तो अब जो है 2.4% की शरह जो है वो आई। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो फूड की इन्फ्लेशन है, खाने पीने की अशिया की कीमतें हैं, उनमें कुछ अशिया की कीमतें नीचे भी आई हैं। अगर आप आटे की बात करें, कुछ दालों की बात करें, सब्जियों की बात करें, चिकन की बात करें, काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें स्लो डाउन हुई हैं। तो देखें इसमें इसके दो जो है वो पैराए हैं। अगर इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, इसके दो एंगल्स हैं। एक तो ये कि जो शरह महंगाई होती है वो एक रफ्तार से चलती है और उस रफ्तार में कमी हो जाती है, तो एक तरह से वो जो है वो अच्छी चीज़ है कि आपकी कीमतें अगर पिछले साल 38% से बढ़ रही थी, अब वो 2.5% से बढ़ रही हैं।
तो देखें, अगर रफ्तार में कमी आती है, एक चीज 100 रुपए की थी और एक 138 रुपए की हुई, उसके बाद वो 140 की हुई है, तो रफ्तार में बहुत खातिर खा कमी हो गई है। क्योंकि दूसरे ममालिक की तरफ अगर आप देखें, मैं मिसाल के तौर पे, आप अगर नाइजीरिया की बात करें, आप बात करें अर्जेंटीना की, आप तुर्की की बात करें, आप 2-3 और ममालिक इस तरह के हैं, इजिप्ट की बात करें, तो अगर आप दूसरे क्वार्टर 2023 का जायजा लें और 24 का, तो उस वक्त जो हमारी शरह महंगाई की शरह थी वो इन सारे कंट्री से ऊपर थी। यानी कि इनके यहाँ, किसी के यहाँ 30 थी, किसी के यहाँ 35 थी, किसी के यहाँ 25 थी, हमारे 38 और 40 तक गई। आज हमारे यहाँ 2.5% है, और इन सब कंट्रीज, तुर्की हो, इजिप्ट हो, नाइजीरिया हो, अर्जेंटीना हो, अब इन सब के नंबर्स निकालें, एवरेज महंगाई की शरह आज भी वहां पे 35 से 47% के करीब है, और हम जो है 2.5% पे। तो देखें, एक स्लो डाउन हुआ है ना, एक कीमतों में जो तेजी थी वो रुक गई ना, उस रफ्तार में कमी हुई। बड़ी चीज है। अब खुर्रम ये बताइए, सवाल जवाब देता हूं आपका। दूसरा मुझे ये बताइए कि ये जो अचानक से जनाब आपके अरकान असेंबली की तनख्वाहों में कई गुना इजाफा कर दिया गया, मिसाल के तौर पे जिसकी 1 लाख थी उसकी 5 लाख कर दी गई, इससे आम पाकिस्तानी अवाम जो है वो क्या मैसेज लेगा? ये मतलब क्या किया है? क्या आपके पास इतना फिस्कल स्पेस था हुकूमत के पास ये सब करने का? देखें, एक तो ये कैबिनेट का डिसीजन है, वो मेरे ख्याल में आप उनको अगर इनवाइट करें तो वो आपको ज्यादा बेहतर जस्टिफाई कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इसमें व्यू ये है कि देखें, अगर तनख्वाहें, उनका बेस अगर आप देखें, अगर एक MNA की तनख्वाह या एक पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह उस लेवल पे है जो कि बहुत ही ये कह लें कि ना होने के बराबर हो, और जिस तरह की वो जॉब कर रहा है, या जिस तरह का उसके पास काम है, जो इख्तियार है, या जिस तरह का उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरे ख्याल में उसको रिव्यू करने में कोई गलत चीज नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो हम ये कहते हैं ना कि जी करप्शन बहुत होती है, और क्योंकि कुछ मिलता नहीं है उनको, तो हर कोई जाके करप्शन करता है और अपने पैसे कहीं और से पूरे करता है, तो एक तरफ हम ये बात भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में तो हमें ये देखना चाहिए कि हर किसी को उसके मेरिट के हिसाब से एक कंपैरेटिव जो है सैलरी का स्केल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। यानी इसको रैशनलाइज किया यहाँ पर हुकूमत ने, इनको रैशनलाइज किया है। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें अगर किसी चीज को रैशनलाइज किया जा रहा है तो एक पार पे लेकर आए ना, फिर आप बाद में हम ये कहेंगे कि जी देखें करप्शन बड़ी होती है। वो करप्शन क्यों कोई करेगा जब उसको एक कोई सैलरी मिलती है अच्छी, बेहतर उसको मुराद मिलेंगी, तो आ गया आपका ये पॉइंट आ गया, आपका ये पॉइंट आ गया। मेरे भाई ये भी बताइएगा कि IMF का सख्त तरीन प्रोग्राम है, और इस सख्त तरीन प्रोग्राम के अंदर मुझे बताइए कि कितना स्पेस है, क्योंकि सबसे पहले तो ऑस्टेरिटी की बात की जाती है। हुकूमत ने ऐसे क्या अपने शाहाना अखराजात कम किए जिन्हें आप समझ रहे हैं कि वाकई ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है, और उसके साथ साथ IMF के प्रोग्राम में वो स्टेबिलिटी की बात करता है, वो ग्रोथ की बात नहीं करता। तो इस वक्त तो हमें हमारी बेल्ट बड़ी टाइट होनी चाहिए थी। देखिए, इसमें 3 चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, जो खासकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लीड भी कर रही है और बहुत कंट्रीब्यूट भी कर रही है। उसके अंदर पेंशन के रिफॉर्म्स हैं, और पेंशन के अंदर अगर आप देखें, और पेंशन के अंदर जो अभी इम्पैक्ट आया है, कुछ करेक्शंस हुई हैं, उसकी वजह से 170 अरब रुपए का सालाना फायदा होगा, और तकरीबन 10 साल का 1.7 ट्रिलियन रुपया बनता है। यानी कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी इमरान जो कि डबल काउंट हो रही थी या बड़ी जो है इरेगुलर थी, उनको ठीक किया गया है। सेक्रेटरी फाइनेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसमें जो है जो इसको लीड करते आए हैं, और जो है इसके अंदर अगर आप देखें कि आने वाले दिनों में देखें एटलीस्ट ब्लीडिंग जो है ना वो रुक गई है, स्टॉक अपनी जगह है अभी भी काफी ज्यादा, उसको भी हमने सेटल करना है, किस तरह से उसको आगे फंड करना है। दूसरी जो बड़ी चीज है इमरान वो राइट साइजिंग है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट जो है राइट साइजिंग में से, यानी कि अपनी सिविल रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट जो है इसमें 836 अरब रुपया जो है वो लगाती है, और उसमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन $3 अरब बनते हैं, इसमें से हम कोशिश कर रहे हैं $1 अरब जितना जल्दी हो सके हम कम कर सकें, ताकि जो, और इसमें डिपार्टमेंट्स में आपको बताऊं, मिनिस्ट्रीज में आपको बताऊं, जो फेडरल के अंदर आती हैं वो 43 हैं, 43 हैं, और उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो 400 से भी ज्यादा हैं। और अभी ये किया है कि कुछ मिनिस्ट्रीज को बंद करने की बात की है, कि कुछ मिनिस्ट्रीज को मर्ज करने की बात की है, कुछ मिनिस्ट्रीज में जो है वो काफी सारी वेव्स इसमें हम यूज कर रहे हैं। एक पहली अगर आप वेव देखें तो उसके अंदर 1.5 लाख पोस्ट को हमने अबॉलिश करने का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, शुरू हो गया है।
यानी कि आपको जो बचत होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 836 अरब रुपए में से अगर आप 3 बिलियन में से $1 बिलियन बचा सकते हैं अगले 1 साल में, 2 साल में, तो इससे बड़ी बेहतरी हो नहीं सकती। और दूसरी बात पता है इमरान, इससे बड़ा इम्पैक्ट क्या आएगा, वो ये कि फेडरल गवर्नमेंट का जो फुटप्रिंट है ना, जो डिवॉल्व हो चुकी हैं मिनिस्ट्रीज, वो फुटप्रिंट कम करना है हमने, ताकि जो डिवोल्यूशन के बाद प्रोविंसेस के पास जो इख्तियारात हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो काम करें, ताकि एक आम आदमी को उसके दरवाजे पे जो है सर्विसेज मिल सके, ना कि ये कि गवर्नमेंट जो है फेडरल में बैठ के इसको मैनेज करती है। टैक्सेशन की तरफ आते हैं सर, हमेशा से कहा जाता है कि टैक्स रेट को कम करके टैक्स बेस को बढ़ाइए। यहाँ पर हमें कामयाबी नहीं नजर आ रही टैक्स बेस को बढ़ाने में, रादर कि हम टैक्स अपना रेट जो उसी को 18% जीएसटी खित्ते में कौन देता है, मेरे ख्याल से दुनिया में शायद बहुत कम नेशंस जो है वो देती होंगी, इसको किस तरह से कम करेंगे? देखें, इसमें हमने 3 एरियाज 4 एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, जो हम बार बैठ के भी बात करते थे इमरान, आज वो हम बैठ के इसमें भी हम इम्प्लीमेंट करने की बात करें। वो है एग्रीकल्चर, जिसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि चारों सूबों ने जो है ना इस पे लबैक कहा है और चारों सूबों ने लेजिस्लेशन की है और IMF का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क जो है अचीव किया, और इसमें कंप्लायंस एनफोर्समेंट नेक्स्ट स्टेज है कि कौन कितना टैक्स इकट्ठा करता है एग्रीकल्चर से। ये बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि लेस देन 1% दे रहा था एग्रीकल्चर, 23% इकोनॉमी का हिस्सा होने के बावजूद। दूसरी जो बड़ी चीज है वो रिटेल है, रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड। इनके साथ बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले कुछ हफ्तों में और महीनों में कि नई चीजें आपको सुनने में मिलेंगी, नए टैक्सेस जो है आपको नजर आएंगे कि किस तरह से एक रीजनेबल टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा रिटेलर, होलसेलर एंड ट्रेडर्स से, ताकि सब टैक्स नेट में आए, सब अपना हिस्सा दें, ताकि हमारा जो फॉर्मल इकोनॉमी है और सैलरीड क्लास है, इस पे हम टैक्सेस को कम कर सकें, ताकि सही एक इक्विटेबल इकोनॉमी जो है वो क्रिएट हो सके। तो हमारा यही प्लान है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जो बात है कि ये इशारिये, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हुकूमत इस वक्त क्लेम कर रही है, उसमें बेहतरी यकीनन आई है। जो 1 साल पहले मामला था IMF के पास जाने का और जो हमें उस वक्त मुश्किलात थी, जिस तरीके से डिफॉल्ट का खतरा था, वो खतरा टला है। लेकिन ये जो इस वक्त हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये जो परफॉर्मेंस है, इसकी कंटिन्यूएशन रहे, साथ साथ जो बेसिक हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, चाहे वो टैक्सेशन के साइड पे हो या इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के साइड पे हो, उनकी तरफ आगे ठोस इकदाम करके बढ़ा जाए। अदरवाइज ये तमाम इंडिकेटर्स जो हैं ये प्लस माइनस ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।